सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेटाफेस कंप्लीट किया था, आई थिंक सो डायकाइनेसिस तक हमारा हो गया था। जैसे हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं और एक तरह से न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से जो टेट्राड्स हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। सो यहाँ तक क्या है कि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मेटाफेज जो है वहाँ पे क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है। सो मेटाफेज इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइजिंग फेज, जिसमें क्या होता है कि स्पिंडल जितने भी क्रोमोसोम्स जो हमारे टेट्राड्स बने हैं वो मेटाफेज में जो अब स्पिंडल फाइबर्स हैं एक्चुअली में। हाँ, इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर लेंगे। और मेटाफेज ही एक ऐसा फेज होता है जिसमें क्या होता है कि हम मतलब कि पहचान सकते हैं द क्रोमोसोम्स आर द डिस्टिंक्ट। ये मोस्ट रिकॉग्नाइजिंग फेज़ है क्योंकि इस फेज़ में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे पूरे ऑर्डरली अरेंज हैं और हम पहचान सकते हैं। ठीक है, सो मेटाफेज में क्या होता है, अगर आप डायकाइनेसिस में देखो तो यहाँ पे अभी स्पिंडल अपरेटस नहीं है। तो मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रियोल्स, एस्ट्रल रेज, ठीक है, ये सब फुली डेवलप्ड हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स फुली डेवलप्ड हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय है। ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट, इट इज़ एब्सेंट एंड न्यूक्लियोलाई इज़ ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज हो चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। सो दिस इज़ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। नाउ अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज क्या होता है, इसमें क्या होगा कि मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आएगा तो जो क्रोमोसोम्स वहाँ पे साथ साथ अगर अरेंज हैं, मेटाफेज में ये शॉर्ट एंड थिक हैं और आपस में अरेंज्ड हैं, वही क्रोमोसोम्स एनाफेज में क्या हो जाएंगे, दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो पोल्स के पास जाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख ही रहे हो डायग्राम में, एनाफेज फर्स्ट में वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनमें सेपरेशन हो रही है। ठीक है, और वो दूर दूर जा रहे हैं। और बेसिकली एनाफेज ही एक ऐसा फेज है जिसमें रियल रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इसके बाद क्रोमोसोम्स हाफ होना शुरू हो जाएंगे टोटली। अपने जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो अपने साथी हैं क्रोमोसोम्स के साथ, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और रिडक्शन हो जाएगी क्रोमोसोम्स में। ठीक है, सो एनाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल एंड में चले जाएंगे, पोल्स देवर टूवर्ड्स पोल्स, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन शुरू हो जाएगी। नाउ टीलोफेज में क्या है कि अब जो है जो दोनों क्रोमोसोम्स जो हमने एनाफेज में जो दूर दूर जा रहे थे वो अब क्या होगा कि हाफ हाफ होके न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, सेल अगर आप सामने देख ही रहे हो तो एक फरो सी क्रिएट हो रही है, क्लीवेज हो रही है, इसी से दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर हो रही है। ठीक है, एस्ट्रल रेज जो है वो एस्टर जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, इट इज़ डिसअपियरिंग। स्पिंडल एपरेटस जो है पूरा वो डिसअपियर हो रहा है, बीच में आप देख रहे हो। ठीक है, सो इस तरह से क्या है कि स्पिंडल एपरेटस डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियस अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है, स्पिंडल एपरेटस टूट रहा है। अब ये सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक सेल ये फॉर्म होगा और एक सेल दूसरा फॉर्म होगा और दोनों में हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे इस तरह से अगर आप देखो तो इस तरह से क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सेंट्रियोल्स दोनों में हैं, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम्स फिर से अपनी उस अरेंजमेंट में आ चुके हैं, जैसे थिन लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं विद सेंट्रोमियर्स। ठीक है, सो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। सो ये जब सेल्स डिवाइड हो गए हैं, डिवाइडिंग सेल्स में ये प्रेजेंट हो गए हैं, थिन लॉन्ग फिलामेंट टाइप क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो टीलोफेज जो है, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, टीलोफेज की जैसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे माइटोसिस में भी था, मतलब पहले इंटरफेज आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है। अब जैसे कि मियोसिस फर्स्ट का टीलोफेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पर इसमें ऐसा होगा कि डॉटर सेल्स तो बन गई हैं, बट जब मियोसिस सेकंड शुरू होगी, क्योंकि हमारे पास दो डिवीजन है मियोसिस की, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड शुरू होगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जैसा कोई फेस नहीं आएगा दोनों डिविजन्स के बीच में। फिर चाहे वो मियोसिस हो, चाहे वो मियोसिस फर्स्ट हो, चाहे वो मियोसिस सेकंड हो, उन दोनों के बीच में
कोई भी एक ऐसा इंटरफेस टाइप नहीं आएगा। हाँ, कुछ देर का थोड़ा गैप आ सकता है जिसे हम इंटरमियोटिक गैप कहेंगे, ठीक है। बाकी इंटरफेस जैसा कुछ नहीं है। और सेल जो है टीलोफेज के बाद एक हल्का सा इंटरमियोटिक सा ब्रीफ इंटरफेस सा आप कह सकते हैं जिसको आप, या इंटरकाइनेसिस कह सकते हैं। कुछ केसेस में वो हो सकता है, वो आएगा। और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे, रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी उनकी। और जैसे ही टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा मियोसिस का, और हालांकि कई बार क्या होता है कि जैसे टीलोफेज फर्स्ट मियोसिस का भी जस्ट पूरा कंप्लीट भी नहीं होता, और प्रोफेज सेकंड जो है वो शुरू मतलब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि अब जैसे टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद प्रोफेज 2 से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रोफेज जो फर्स्ट मतलब प्रोफेज जो है मियोसिस सेकंड की, वो ऑलमोस्ट आप इस तरह से कह सकते हो जैसे जो चीज़ ख़त्म ही हो चुकी हो, ठीक है। बस ये होगा कि कुछ डुप्लीकेशंस उसमें मतलब होंगी ऐसे, क्योंकि इसमें जैसे पहले हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाया था उसकी तरह इसमें 5 स्टेजेस नहीं होंगी, ठीक है। इसको आप ऐसे रख सकते हो जैसे प्रोफेज ना के बराबर है, ठीक है। प्रोफेज 2 जैसे ना के बराबर होता है, तो उसको आप इस तरह से मतलब कर सकते हो। बाकी ये है कि सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन, स्पिंडल्स की फॉर्मेशन एस्टर्स की होगी, ठीक है। ताकि जो टीलोफेज फर्स्ट में हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट होके जो हमने, क्योंकि अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज भी आना है, तो यहाँ पे वो सब कंडीशंस अप्लाई होंगे। और जो टीलोफेज फर्स्ट के क्रोमोसोम्स हैं और जो मतलब स्पिंडल में, वो मेटाफेज सेकंड से ही शुरू हो जाते हैं। तो टीलोफेज इज़ जस्ट एज, जैसे हम ना के बराबर ही कह सकते हैं, ठीक है, वैसे ही रहती है। और सारा का सारा प्रोसेस टीलोफेज फर्स्ट के बाद ज़्यादातर मेटाफेज सेकंड से ही शुरू होता है, ठीक है। जैसे स्पिंडल्स का आना, मतलब क्रोमोसोम्स का अरेंज होना, सो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है इनका। और अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्टेट से एक्चुअली में रिड्यूस होकर हैप्लॉइड स्टेट में आ चुके हैं, जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली है ही सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मियोसिस जो है वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट रहती है। इससे वेरिएशन आती है, क्योंकि जैसे अब हमने ज़ाइगोटीन में देखा था कि किस तरह से साइनेप्सिस हुई है, फिर पैकेटीन में हमने देखा कि किस तरह से रिकम्बिनेशन हुई है। सो डिफरेंट जीन्स और क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, कटिंग होती है, फिर रीयूनियन होती है, फिर इस तरह से क्या होता है कि एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स आपस में रैंडमली दे ओवरलैप, सो इस तरह से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। मियोसिस इज़ मच मोर कम्प्लेक्स्ड देन द माइटोसिस। और कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी हो जाती है। जैसे कई बार अब हमने पढ़ा था कि जो डिसजंक्शन क्रिएट होता है डायकाइनेसिस में, वो सेपरेट होने लगते हैं। सो कई बार इसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी हो जाती हैं। और ये सेल्स को एक तरह से मतलब इतना तैयार करती है मियोसिस की, वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स बना सकें। वही स्पोर्स आगे जाके गैमीट्स बनाएंगे, जैसे लोअर प्लांट्स में होता है। और दूसरी बात ये है कि मियोसिस फर्स्ट में बेसिकली हर जो सेल्स की हम रिडक्शन की बात करते हैं ना, कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो मियोसिस फर्स्ट में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में, ठीक है। मियोसिस सेकंड तो जो होती है कि उसमें सेपरेशन वगैरह होगी, और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, बस डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से मतलब हो जाता है। सो सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है या मियोसिस सेकंड जो है, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है। इस डिवीजन में क्या होता है कि जो 2 क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं, और बिल्कुल जितनी भी डॉटर सेल्स फॉर्म हुई हैं सेपरेट उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि रिडक्शन पहले हो चुकी है एनाफेज में, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में रिडक्शन हो चुकी है। बस क्या होगा, मियोसिस सेकंड में जब सेल एंटर करेगा प्रोफेज से, मतलब मेटाफेज में एंटर करेगा, तो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, जो रिडक्शन हुई है क्रोमोसोम्स की, वो जैसे जो 4 सेल्स बने हैं, तो जस्ट वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा जैसे मियोसिस 1 में बना था, बस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसकी भी मतलब जैसे प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, टीलोफेज सेकंड है, सो इस तरह से इसके भी फेजेस हैं। जैसे बात की हमने प्रोफेज की, तो प्रोफेज बहुत ही छोटा फेज रहता है, वेरी शॉर्ट, एंड ये बिल्कुल मियोसिस फर्स्ट में ही एक तरह से जब उसकी एंडिंग स्टेज है तभी होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
मतलब जैसे मियोसिस फर्स्ट से ही हमें सारा मतलब टेलोफेज के बाद से डुप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स, ठीक है, जो पेयर्स में मूव करते हैं, एस्टर रेज बनना शुरू हो जाती हैं। सो रेडीमेड एक तरह से सामान मिलता है हमें, स्पिंडल बने हुए मिलते हैं, ठीक है ना। सो क्रोमोसोम्स की आपस में क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और वो न्यूक्लियस में विजिबल रहते हैं। साइटोप्लाज्म में वो एक तरह से बिखरे रहेंगे और न्यूक्लियर एनवलप भी टूट जाएगी, टूट के वेसिकल्स की फॉर्म में वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाती है। न्यूक्लियोलस एक तरह से डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है कि स्पिंडल की फॉर्मेशन होनी है। मेटाफेज सेकंड में भी इस तरह से होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी पोजीशन ले लेंगे स्पिंडल फाइबर्स में और एक सिंगल मेटाफेज प्लेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। किस तरह से सेंट्रियोल्स, ठीक है, जैसे प्रोफेज की बात करें, ये इस तरह से धागे की तरह, फिलामेंट्स की तरह हैं। सेंट्रियोल्स हमें डुप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स हमारे पास दो जो अलग अलग ऑपोजिट साइड्स में है, एस्ट्रल रेज फॉर्म हो रही हैं। फिर मेटाफेज में क्या है कि एस्ट्रल रेज फुल्ली फॉर्म है, स्पिंडल अपरेटस फॉर्म हो गया है और इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या है, क्रोमोसोम्स अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये मेटाफेज सेकंड भी इसीलिए ही है, रिकॉग्नाइजिंग फेज है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हैं और एक तरह से रिकॉग्नाइजिंग फेस बना रहे हैं, जिससे क्रोमोसोम में ये क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हैं इस फेस में, हम पहचान सकते हैं इस फेस में दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मेटाफेज स्टेज, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स जिस तरह से स्पिंडल अपरेटस में अरेंज्ड हैं कि किस तरह से, जैसे अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज हैं, कैसे अरेंज हैं स्पिंडल अपरेटस में, काइनेटोकोर की वजह से। काइनेटोकोर इज़ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। काइनेटोकोर एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इस तरह से ये एक टेट्राड है क्रोमोसोम का, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्रोमोसोम्स का टेट्राड है और ये काइनेटोकोर है, ये एक तरह से होमोलोगस काइनेटोकोर है। और यहाँ पे क्या है कि एक का काइनेटोकोर का होमोलॉग एक का है और ये काइनेटोकोर दूसरे का होमोलॉग है, इस तरह से अरेंज रहते हैं। टेट्राड मीन्स 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक क्रोमोसोम मतलब या एक क्रोमैटिड क्रोमोसोम को क्या मिलता है, एक काइनेटोकोर मिलता है अटैचमेंट के लिए, ठीक है, और दूसरे को भी एक ही मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेट्राड है, 2 के पेयर हैं, 4 टोटल क्रोमोसोम्स हैं। एक होमोलॉग के लिए एक काइनेटोकोर, दूसरे होमोलॉग के लिए दूसरा काइनेटोकोर। और यही काइनेटोकोर जो होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। और ये इनकी अरेंजमेंट मतलब कि स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम ठहरेंगे कैसे, उनको अरेंज कैसे करवाना है, वो काइनेटोकोर हेल्प करता है इस चीज़ में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। ये बीच में सेंट्रियोल्स हैं जो खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के बने होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स में। और ये एस्टर रेज निकल रही हैं और यही एस्टर रेज और सेंट्रियोल्स मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। एंड जो एनिमल सेल होता है ना, उसी में ये खासियत होती है, ठीक है। एनिमल सेल में ये एस्टर होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स पे क्रोमोसोम अरेंज। प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, साइटोप्लाज्म से ही स्पिंडल अपरेटस शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे सिंपल इक्वेटोरियल प्लेट पे। बाद में क्या होगा कि प्लेट फॉर्मेशन होगी, कोई क्लीवेज या कोई फरोइंग नहीं होगी जिससे सेल टूटे, सिंपल बीच में एक प्लेट फॉर्म होगी फ्रैग्मोप्लास्ट की और उससे डिवीजन होगी और 2 सेल्स में बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्योंकि ये एनिमल सेल्स में है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्पिंडल्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, काइनेटोकोर का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये डायग्राम आपको इसलिए शो कराई है कि इस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, स्पिंडल अपरेटस पे। और अगर हम यही देखें मेटाफेज में तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऐसे अरेंज होंगे इसकी हेल्प से। उसके बाद आ गया एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में अब जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो एक तरह से दूर दूर जाना शुरू हो गए, ठीक है। वो दूर दूर जा रहे हैं, उनके आपस में जैसे यहाँ पे 2 थे तो ये 2 आपस में दूर दूर जा रहे हैं, अब एक इस साइड एक इस साइड हो गया, ठीक है। दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेशन हो रही है इनकी
और सेंट्रियोल्स की तरफ आ रहे हैं, एंड पोल्स की तरफ आ रहे हैं। सो क्रोमैटिड्स अब क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि पहले वो साथ जुड़े हुए थे और उनके पास उनके जो सेम आर्म थी क्रोमोसोम की, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, अब वो ही दूर दूर जा रहे हैं। सो क्रोमैटिड्स अब क्या बन चुके हैं? क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ठीक है, सेपरेशन अकर्स। एनाफेज का रिकॉग्नाइजिंग यही होता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स दूर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पोल्स तक पहुंच जाते हैं और इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी पोल में जितना भी क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हैप्लॉइड रहता है और हैप्लॉइड ही डीएनए रहता है। ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का नंबर रहेगा और हैप्लॉइड ही डीएनए रहेगा। और मतलब जितना डीएनए पहले सेल में प्रेजेंट था ना, सेल डिवीजन के टाइम से, उतने से डीएनए क्या है, 1/4 हो चुका होता है, 1/4 डीएनए रह चुका होता है, क्योंकि वो चारों के चारों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक तरह से। ठीक है, यही क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो 1/4 डीएनए रह जाता है। दैट इट इज़ नाउन एज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज में आना। नाउ टीलोफेज, अर्ली टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में यही होगा कि एक तरह से फरोइंग बनना शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो हमने एनाफेज में देखे थे, जो दूर दूर जा रहे थे, स्पिंडल की तरफ जा रहे थे, वो अब क्या हो रहे हैं? वो अब एक तरह से स्पिंडल फाइबर टूट रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है